हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 की जो हमारी हिस्ट्री है उसका चैप्टर 1 जो था वो पढ़ रहे थे। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक इसके अंतर्गत है वो ये है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब इसके अंदर आपको रोता बताया क्या गया है, मैं आपको इस टॉपिक का एक बेसिक बता देता हूं। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि जैसे आज हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं उनके बीच में क्या होता है, अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। जैसे कि क्लास का डिफरेंस है, कोई जो होता है गरीब है, कोई जो होता है वो अमीर है। उसी तरीके से लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का डिफरेंस है, जैसे कि आप कोई जो होता है कारों में घूमता है, ठीक है, कोई जो होता है वो मोटरसाइकिल से घूमता है, वहीं कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके जो पैदल चलते हैं। और भी तरीके के ऐसे डिफरेंसेस मौजूद हैं, जैसे कि कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, हमारे जो समाज में लोग रह रहे हैं उनके बीच में। तो इसी बात पे जो होता है गौर करते हुए हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उस समय जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें भी क्या था, जो लोग रहा करते थे उस हड़प्पन समाज में उनके बीच में भी किसी तरीके का सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंस था या नहीं था। वो इस बात को पता लगाने की होता है पूरी कोशिश करते हैं। अब हड़प्पन सोसाइटी के अंदर होता है सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंस को पता लगाने के लिए हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत सारे तरीके के स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम एक एक करके होता है वो देखने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला हमारा मेथड आता है वो आता है स्टडी ऑफ बरियल्स, यानी कि कब्रों का अध्ययन। अब ये बरियल से रिलेटेड होता है हमारे बुक के अंदर होता है वो बहुत सारे जानकारियां जो है बताई गई हैं, जिनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। हड़प्पन सोसाइटी के अंदर होता है बताया गया है कि उस समय क्या था, जो डेड बॉडीज होती थी लोगों की उनको सिंपली क्या क्या रहता था, एक गड्ढे के अंदर क्या था दफन कर दिया जाता था। मतलब कि उस समय क्या होता था, लोग जो थे मर जाते थे तो उनकी डेड बॉडीज को लेके जाते थे, जमीन में एक ऐसा गड्ढा खोदते थे और उसमें दफना दिया जाता था और पाट दिया जाता था। जैसे कि आज हमारे यहाँ पे भी होता है कि लोगों को दफनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे आज पे क्या होता है, लोगों को दफनाने के साथ साथ जो होता है वो जलाया भी जाता है। लेकिन उस समय क्या था, लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या था, ऐसे सिंपली एक पिट में, एक गड्ढे में क्या था वो दफनाया दिया जाता था। उस समय लोगों को था जलाने की प्रथा जो बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरी बात यहाँ पे जो था वो गौर करने वाली हुई है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमको जो कब्रें मिली हुई हैं इनकी बनावटी में जो होता है हमको बहुत सारे डिफरेंसेस जो होता है देखने को मिले हुए हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे क्या था, कब्रें जो थी वो सिंपली थी, ऐसे सिंपली क्या था, जमीन में ऐसा गड्ढा खोदा हुआ था और डेड बॉडीज को उसके ऊपर रख दिया गया अंदर और फिर मिट्टी से पाट दिया गया। लेकिन कहीं कहीं पे क्या हुआ है, हमको जो ये ग्रेव्स मिले हुए हैं, जो ये कब्रें मिली हुई हैं, इनके ऊपर हमको कहीं कहीं पे होता है वो ईंटों से बने हुए कब्रों के ढांचे भी मिले हुए हैं। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे पहले जमीन में जो था गड्ढा खोदा गया, उसके अंदर डेड बॉडीज को ऐसे रखा गया, फिर उसको काटा गया और फिर उसके ऊपर जो था मिट्टी का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो था वो बना देगा, सॉरी मिट्टी का नहीं, ईंटों का एक स्ट्रक्चर जो था ऐसे बना देगा था। जैसा कि आज हमारे यहाँ पे होता है, हम लोग क्या करते हैं, जहां पे लोगों को दफनाते हैं वहां के ऊपर एक ऐसा शेप का होता है, वो हम क्या करते हैं उसके ऊपर ईंटों से एक स्ट्रक्चर होता है बना देते हैं, चिनाई होता है ईंटों के उसके ऊपर करवा देते हैं। वही होता है हमको कहीं कहीं पे हड़प्पन सोसाइटी के अंदर कब्रों के ऊपर मिला हुआ है। लेकिन ये बातें जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं पे मिली है, ऐसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ मिला है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कब्रों पे मिला हुआ है, सारे कब्रों के ऊपर नहीं मिला है। ठीक है, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है ऐसे जो बना हुआ होता है कब्रों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो होता है वो ये है कि इन कब्रों की बनावटी में डिफरेंस के आधार पर होता है हम ये नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा सोसाइटी के अंदर किसी तरीके का सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंस था या नहीं था। भाई कब्रों की बनावटी में डिफरेंस है, इसके यहाँ पे हम ये कैसा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे जो लोग थे उनके बीच में किसी तरीके की सामाजिक या फिर आर्थिक जो था वो डिफरेंस या भेद जो था मौजूद था। ये हम क्लियरली जो होता है वो इन सारे जो हमारे ग्रेव्स है इनके बनावटी में डिफरेंस होने के आधार पर नहीं कह सकते। अगली बात यहाँ पे बताई गई है कि हड़प्पा सोसाइटी के अंदर हमको
खुदाई में जो होता है कब्रों से बहुत सारी चीजें जो होता है बरामद हुई हैं, जैसे कि डेड बॉडीज के साथ साथ जो होता है हमको खुदाई में जो होता है कब्रों से मिला हुआ है। पहली चीज मिली है वो है पॉटरी है। दूसरी चीज जो मिला हुआ है वो ऑर्नामेंट्स हैं, यानी कि आभूषण मिले हुए हैं हमको खुदाई में हड़प्पा सोसाइटी के अंदर। तीसरी चीज हमको जो मिली हुई है वो यहाँ पे वो ज्वेलरी मिली हुई है। ज्वेलरी जो होता है वो हमारे मेन और वुमेन दोनों के डेड बॉडी से होता बरामद हुआ है। इसके साथ साथ हमको यहाँ पे कॉपर मिरर भी मिला हुआ है। और डेड बॉडीज के साथ जो होता है इतने सारे हमारे ऑब्जेक्ट मिलने के आधार पर ही जो होता है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का होता है ये मानना है कि ऐसा शायद पॉसिबल था कि हड़प्पा सोसाइटी में जो रहने वाले लोग थे उनमें आफ्टर लाइफ की प्रथा में ये आफ्टर लाइफ का जो ये कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर क्या था, विश्वास था। मतलब कि ऐसा पॉसिबल है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उनमें ये धारणा थी कि मरने के बाद भी क्या होता है, एक जीवन होता है और उस जीवन में जो था इन सारी चीजों का जो होता है वो जो मरे हुए लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए जो क्या था डेड जब उनके मरने के बाद क्या था उनके साथ साथ इन चीजों को रख दिया जाता था। तो इसमें इतना ही बताया गया है कि हड़प्पा सोसाइटी के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि वहां के लोग जो थे उनके अंदर आफ्टर लाइफ की जो बात होती है, मतलब कि मरने के बाद एक जीवन होता है, उसमें ऐसा शायद विश्वास हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे जो गौर करने वाली है वो ये है कि हड़प्पा सोसाइटी के अंदर जो होता है हमको खुदाई में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी मटेरियल मिले हुए हैं। हमको यहाँ पे खुदाई में जो होता है कीमती वस्तुएं यानी कि प्रीशियस ऑब्जेक्ट जो होता है बिल्कुल भी नहीं मिले हुए हैं। जैसे कि बात करें गोल्ड की या फिर सिल्वर की, जैसा कि हमको खुदाई में होता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारे मिले हुए हैं कब्रों के साथ में, लेकिन हड़प्पन सोसाइटी के अंदर क्या होता है हमको खुदाई में होता है ऐसे प्रीशियस ऑब्जेक्ट जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं मिले हुए हैं, जिनके आधार पर होता है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है ये बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि हड़प्पन सोसाइटी के लोगों के बीच में क्या था, मरे हुए लोगों के साथ जो था कीमती वस्तुएं दफनाने की प्रथा का प्रचलन जो था बिल्कुल भी नहीं था। वह डेड बॉडीज के साथ जो था कीमती वस्तुएं दफनाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों इसके अंदर तो इतना ही बताया गया है। चलते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों इसको पढ़ाते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो होता है हमारा 3 मार्क्स के लिए जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो होता है ध्यान से पढ़िएगा। और कभी कभी जो होता है 8 मार्क्स के में भी आ जाता है कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन के साथ, तो इस टॉपिक को होता है अच्छे से पढ़िएगा, बहुत आसान टॉपिक है। दोस्तों अगली स्ट्रेटेजी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हमारे अपनाते हैं हड़प्पन सोसाइटी के अंदर सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंस का पता लगाने के लिए, वो है स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। अब ये आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? ये आर्टिफैक्ट बेसिकली हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे वस्तुएं होती हैं जो कि खुदाई में हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली हुई हैं, उन्हीं को होता है हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमको खुदाई में जितनी भी वस्तुएं बरामद हुई हैं उनको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने 2 ग्रुप के अंदर होता है क्लासिफाई किया है। इसमें जो पहला ग्रुप आता है वो हमारा आता है यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट। जो पहला ग्रुप हमारा जो है उसको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है यूटिलिटेरियन, और जो दूसरा ग्रुप हमारे जो आर्टिफैक्ट का है वो कहलाता है लग्जरियस। अब यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है, और लग्जरियस ऑब्जेक्ट की हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या विशेषता है, वो हम देखने वाले हैं एक एक करके। अगर हम बात करते हैं हमारी यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट की, तो इसकी सबसे पहली जो विशेषता है हमारी वो ये है कि इसके अंदर जो होता है बेसिकली हमारे डेली यूज के आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, मतलब कि वही चीजें आती हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल क्या करते थे। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये आती है कि ये हमारे लोकल रॉ मटेरियल से बने हुए हैं, मतलब कि वह रॉ मटेरियल से बने हुए हैं ऐसे हमारे यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट जो कि हमारे लोकली अवेलेबल थे, आसपास क्या थे, मौजूद थे, जैसे कि मिट्टी हो गया, उन सबसे। इन सारे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्या था, इनके रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर ये आती है
कि यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमको ये खुदाई में जो होता है पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मिले हुए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक, चाहे छोटी सेटलमेंट रही हो चाहे बड़ी सेटलमेंट रही हो, चाहे हड़प्पा रहो चाहे मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े सेटलमेंट रहे हो, चाहे कालीबंगा जैसे छोटे सेटलमेंट रहे हो, हर जगह होता है खुदाई में हमको बरामद हुए हैं यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट, यानी कि फाउंड इन ऑल सेटलमेंट। अगर हम यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे जो बुक में दिया हुआ है वो आता है नीडल्स आते हैं। दूसरे हमारे ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर आते हैं वो हमारे आते हैं फ्लैश रबर आते हैं, फ्लैश रबर। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारे लग्जरियस ऑब्जेक्ट के आखिरकार क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत आसान है, बिल्कुल इसके होता है वो अपोजिट में हमारे लग्जरियस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक आती है। जैसे कि लग्जरियस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे वह ऑब्जेक्ट आते हैं जो कि बहुत ज्यादा रेयर थे, बहुत ज्यादा प्रीशियस थे। इसके अंदर होता है हमारे डेली यूज के मटेरियल बिल्कुल भी नहीं आते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या था, रेयर या फिर प्रीशियस कीमती वस्तुएं आती थी, प्रीशियस मटेरियल जो थे इसके अंदर आते थे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इनकी वही आती है कि ऐसे जो लग्जरियस आर्टिफैक्ट हमारे जो थे वो लोकल रॉ मटेरियल से बिल्कुल भी नहीं बने हुए थे। इनको बनाने के लिए क्या था, जो इनका रॉ मटेरियल था उसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, यानी कि ये नॉन लोकल रॉ मटेरियल से बने हुए थे। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों इनकी आती है वो ये है कि इनको बनाने का जो तरीका जो था, इनकी जो बनावट जो थी वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक, इनको बनाने का तरीका जो था वो काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। चौथी इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो थी दोस्तों वो ये थी कि लग्जरियस ऑब्जेक्ट जो होता है हमको वो खुदाई में जो होता है पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर नहीं मिले हुए हैं। लग्जरियस ऑब्जेक्ट जो होता है हमको खुदाई में जो होता है जितने भी हमारी हड़प्पन सोसाइटी के अंदर बड़ी बड़ी सेटलमेंट है, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, केवल यहीं पे रुता मिले हुए हैं। छोटी छोटी सेटलमेंट में जैसे कि कालीबंगा हो गया वहां पे बिल्कुल भी नहीं मिले हुए हैं, यानी कि ये है फाउंड इन लार्ज सेटलमेंट ओनली। अगर हम दोस्तों लग्जरियस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर हमारा आता है गोल्ड, दूसरा मान इसके अंदर लिख सकते हैं सिल्वर। ये हमारे कुछ लग्जरियस ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कभी कभी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको इसमें जो होता है हमारे आर्टिफैक्ट जो है इनके क्लासिफिकेशन में जो होता है कभी कभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब वो प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे एग्जांपल दिया हुआ बुक में स्पिंडल वोल का स्पिंडल वोल्स का एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये बेसिकली जो होता है ऑब्जेक्ट तो डेली यूज का, ये ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली ये डेली यूज का है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो बना जो होता है हमारे वो रेयर रॉ मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि इसको जो रॉ मटेरियल जो होता है जो बना हुआ है ये बेसिकली वो नॉन लोकल रॉ मटेरियल से बना हुआ है, मतलब कि इसको जिस मटेरियल से जिस रॉ मटेरियल से बनाया गया है वो लोकली अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं था। उसको बनाने के लिए क्या होता है जो रॉ मटेरियल थे उनको बाहर से इंपोर्ट किया गया है। ये नॉन लोकल रॉ मटेरियल से बना हुआ है। तो अब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है उनके सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम किसके अंदर कैटेगराइज करें, इसको हम यूटिलिटेरियन के ऑब्जेक्ट रखें या फिर लग्जरियस के अंदर रखें। भाई ये डेली यूज का ऑब्जेक्ट है तो इसको हम यूटिलिटेरियन के अंदर रखना चाहिए, लेकिन ये बना जो होता है वो नॉन लोकल रॉ मटेरियल का है तो उसको हमको इसके अंदर रखना चाहिए। तो ऐसे कभी कभी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको हमारे जो आर्टिफैक्ट होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये टॉपिक जो होता है यहीं पे होता है खत्म होता है। मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
और अगला टॉपिक हमारा दोस्तों जो है वो इस पूरी बुक का जो था वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो टॉपिक है। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो था हमारे 8 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन की जो प्रायोरिटी होती है 8 मार्क्स के अंदर वो हमारे इसी टॉपिक की है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से बहुत गौर से सुनिएगा ताकि आप एग्जाम में जो था उसके आंसर अच्छे से लिख पाए। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा जो आता है इसके अंदर वो आता है हमारा क्राफ्ट प्रोडक्शन का, यानी कि हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो क्राफ्टिंग का काम होता था उसके बारे में देखना है। क्राफ्ट प्रोडक्शन का दोस्तों जो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था वो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर हम यूं कह सकते हैं ये वहां के लोगों की जो थे एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी जो थे वो हुआ करती थी। जैसा कि एग्रीकल्चर और पेस्टोरिज्म वगैरह हुआ करता था वैसे ये भी था। अगर हम बात करते हैं क्राफ्टिंग के अंदर कौन कौन से काम जो थे वो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर होते थे, तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला आता है वो आता है सील मेकिंग, यानी कि हड़प्पा के लोग जो थे वो मुहरे बनाने का काम किया करते थे। दूसरा आता है बीड मेकिंग, तीसरा हमारा जो इसके अंदर आता है वो आता है वेज मेकिंग, वेज मेकिंग यानी कि वो लोग बाट वगैरह बनाने का काम भी क्या करते थे। चौथा इसके अंदर जो आता है वो आता है मेटल वर्किंग, यानी कि वो मेटल से रिलेटेड भी जो थे बहुत सारी वस्तुएं जो था बनाया करते थे, मेटल वर्किंग। पांचवा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो सेल से जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण क्या करते थे, यानी कि शेल ऑब्जेक्ट भी जो था वो बनाया करते थे, शेल ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों अगर हम ये देखें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर था बेसिकली कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल थे जिनको क्राफ्टिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, तो अगर हम यहाँ के रॉ मटेरियल को देखते हैं बेसिकली ये रॉ मटेरियल तो बीड मेकिंग के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होते थे। तो अगर हम देखते हैं उन रॉ मटेरियल्स को जिनको क्राफ्टिंग के अंदर था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर यूज करते थे, तो ऐसे बहुत सारे तरीके के रॉ मटेरियल थे कि जिनको इस्तेमाल जो था हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्राफ्टिंग के अंदर क्या करते थे। जैसे कि इसके अंदर आता है स्टोन, अगर हम देखें स्टोन तो स्टोन के अंदर जो था वो हमारे हड़प्पा के लोग जो थे बहुत सारे तरीके के स्टोन इस्तेमाल क्या करते थे, जैसे कि कार्लिनियन आता है, स्टीटाइट आता है, क्वार्ट्ज आता है, जैस्पर आता है। ऐसे बहुत सारे तरीके के स्टोन होते थे जिनका इस्तेमाल जो था वो किया जाता था। उसी तरीके से वो मेटल का भी इस्तेमाल जो था वो किया करते थे। मेटल के अंदर भी जो था वो हड़प्पा के लोग जो थे बहुत सारे तरीके के मेटल का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि कॉपर का, ब्रॉन्ज का, गोल्ड का। तो ये कुछ हमारे मेटल थे जिनका इस्तेमाल जो था क्राफ्टिंग के अंदर हड़प्पा के लोग जो तो क्या करते थे। इसके साथ साथ जो था और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि हमारा हो गया फायांस का इस्तेमाल किया जाता था। ये फायांस जो होता है एक्चुअली हमारे एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हमारे क्या होता है सिलिका जो होता है ना हमारा सिलिका या फिर सैंड, उसमें कलर्स मिला करके और गम मिला करके फिर उसको आग में पका करके बनाया जाता है। तो फायांस का इस्तेमाल होता था। उसके अलावा जो था यहाँ पे हमारे जो था टेराकोटा का इस्तेमाल होता था, टेराकोटा का भी इस्तेमाल होता है कि यहाँ पे हुआ करता था। और जो था इसके अंदर जो था और भी कुछ चीजें, बस रॉ मटेरियल था हमारे इसके अंदर तो इतने सारे क्या तरीके को हुआ यूज किया जाता था क्राफ्टिंग के अंदर। अगर हम देखें कि हमारी जो बीड होती थी उनको किस किस शेप के अंदर बनाया जाता था, तो वो कुछ इस तरीके से होती थी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग जो थे वो हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके की शेप के जो थे वो बीड का निर्माण क्या करते थे, मतलब कि जो मनके वो बनाते थे वो बहुत सारे तरीके के हुआ करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी कुछ बीड जो होती थी वो डिस्क शेप की बनाई जाती थी,
डिस्क शेप की। जो बीड्स होती थी वो सिलेंड्रिकल शेप की भी होती थी। इसके साथ साथ जो बीड जो थी हमारी वो स्फेरिकल शेप की भी होती थी। तो कुछ ये वो शेप थे जिनमें हमारी जो बीड्स होती थी उनका निर्माण जो था वो किया जाता था। इसके साथ साथ क्या था, जो बीड्स हमारी होती थी उनको डेकोरेट भी किया जाता था, उनको सजाया भी जाता था। ये सजाया जो था उनको वो पेंटिंग के द्वारा जाता था, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारे तरीके की चित्र जो थे वो बना दिए जाते थे। इसके साथ साथ जो था इनको सजाया जो था वो डिजाइनिंग के द्वारा भी जाता था, डिजाइनिंग के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं इंसाइजिंग के द्वारा, जो मोर एप्रोप्रिएट वर्ड है, इंसाइजिंग के द्वारा भी इनको सजाया जाता था। मतलब कि होता क्या था, जो हमारी बीड्स होती थी उनके ऊपर क्या था, बहुत सारे तरीके के डिजाइन जो थे वो उकेर दिए जाते थे। जैसा आज होता है ना कि हम मूर्ति वगैरह पे क्या करते हैं, पत्थर वगैरह पे छड़ी हथौड़े लेकर बहुत सारे डिजाइन जो थे उसके ऊपर उभार देते हैं ना, उसी तरीके से उस समय क्या था, जो बीड्स होती थी उनके ऊपर भी ऐसे बहुत सारे तरीके के डिजाइन जो थे उनको बना दिया जाता था और उनको सजाया जाता था। अब अगला चीज जो था इसमें जो हम देखने वाले हैं वो ये है बीड्स मेकिंग की टेक्निक क्या थी। आखिरकार बीड्स को जो था वो हड़प्पा के लोग जो था वो बनाते कैसे थे। तो अगर हम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में बीड्स मेकिंग की टेक्निक को देखें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो था हमारी जो बीड्स मेकिंग की टेक्निक होती थी वो बेसिकली जो था रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती थी कि हम बीड मेकिंग के अंदर जो था आखिरकार किस तरीके के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके का रॉ मटेरियल होता था उसके अनुसार क्या था, जो बीड मेकिंग की टेक्निक होती थी वो अलग अलग होती थी। जैसे मान लो अगर होता है हम पत्थर में जो है स्टीटाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे जो बीड मेकिंग की टेक्निक होगी वो अलग होगी। अगर हम पत्थर में जो है कार्मेलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे बीड मेकिंग में जो टेक्निक होगी वो बिल्कुल अलग होगी। तो इस तरीके से जिस तरीके का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते थे उस तरीके की टेक्निक जो थी बीड मेकिंग की होती थी। सबसे सिंपल टेक्निक जो थी यहाँ पे होती थी वो ये होती थी कि लोग क्या करते थे, जैसे कि एग्जांपल है स्टीटाइट। ये जो होता है काफी जो होता है एक सॉफ्ट स्टोन है। स्टीटाइट जो होता है काफी ज्यादा होता है एक सॉफ्ट स्टोन होता है और इसके सॉफ्ट नेचर के कारण ही क्या था, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो थे वो इससे क्या था, जो बीड्स होते थे उनको बहुत आसान तरीके से वो बना लिया करते थे। इससे बीड मेकिंग में उनको कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ता था। इसमें वो कभी कभी क्या करते थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वह कभी कभी क्या किया करते थे, वह बीड्स को जो था ये जो स्टीकाइट होता था इसको कभी कभी क्या था पीस करके इसका पाउडर बना लेते थे और उस पाउडर को फिर क्या था, जो हमारी जो बीड्स होती थी उनके खांचे में डाल करके बहुत सारे अलग अलग तरीके के शेप के बीड्स का निर्माण भी कर लिया करते थे। पहले क्या करते थे, इस स्टीकाइट को लेते थे, इसका चूरन बना देते थे, फिर उसके पाउडर को लेकर के बीड के खांचे में रखते थे और फिर अलग अलग तरीके के शेप के बीड्स का निर्माण कर दिया करते थे। तीसरी टेक्निक जो आती है हमारी वो आती है कि कभी कभी क्या होता था, मान लो कोई ऐसा पत्थर मिल गया जो कि स्टीकाइट के जैसा नहीं है, जो कि सॉफ्ट नहीं है, कोई बहुत मजबूत सा पत्थर मिल गया तो पहले वो क्या करते थे, ऐसे उस बड़े से पत्थर का क्या था एक स्ट्रक्चर होता ले लेते थे, एक बड़ा सा पीस होता उसका ले लेते थे, फिर उसको क्या करते थे वो बहुत सारे इसको रफ शेप के अंदर तो तोड़ लिया करते थे। ऐसे बहुत ही इसको रफ शेप में पहले तोड़ लिया करते थे, मतलब कि इसको पहले ऐसे रफ शेप के अंदर वो से तोड़ लिया करते थे। फिर ये जो रफ शेप के जो टुकड़े इससे निकलते थे, इससे क्या था, जो अनवांटेड मटेरियल होते थे उसको वो बहुत ही अच्छी तरीके से काट करके निकाल दिया करते थे। मतलब कि इससे जो अनवांटेड मटेरियल होते थे उनको काट करके अच्छे से निकाल दिया करते थे। फिर इसके अंदर क्या था, वो ग्राइंडिंग का काम करते थे, इसके अंदर ड्रिलिंग छेद वगैरह करते थे और फाइनली क्या था, बीड का निर्माण कर दिया करते थे। तो ये कुछ टेक्निक थी जिसके जरिए क्या था, हमारी बीड जो थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर बनाई जाती थी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं इसी में अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगली चीज जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये हमारे क्राफ्ट प्रोडक्शन के आखिरकार सेंटर्स हैं, मतलब कि ऐसे कौन कौन से साइट्स हैं हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जहां पे हमको क्राफ्ट प्रोडक्शन के होता है काफी ज्यादा एविडेंसेस मिले हैं, या फिर यूं कहें तो
ऐसे कौन कौन सी जगह थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर हुआ करते थे, केंद्र हुआ करते थे, जहां पे क्राफ्टिंग का काम था काफी ज्यादा हुआ करता था। तो अगर हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स की बात करें, अगर क्राफ्ट प्रोडक्शन के हम सेंटर्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो हमारा आता है चनहुदड़ो आता है, चनहुदड़ो का आता है। दूसरा इसमें नाम हमारा जो आता है वो आता है हमारे नागेश्वर का आता है, बालाकोट का आता है, इसके साथ साथ होता है लोथल भी आता है। लोथल से भी हमको क्राफ्ट प्रोडक्शन के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हुए हैं। अगर हम बात करते हैं नागेश्वर और बालाकोट की, तो यहाँ पे जो होता है शेल से जुड़े बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो थे बनाए जाते थे, मतलब कि ये यहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट जो थे वो काफी ज्यादा जो थे बनाए जाते थे, जैसे कि हमारा हो गया बैंगल्स हो गए, चूड़ियां नहीं हो गई, लैडल्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। दोस्तों अगला जो टॉपिक हमारा जो होता है वो इसी से रिलेटेड है, मैं आपको इसी के अंदर जो बता देता हूं कि आखिरकार जो होता है उस टॉपिक का जो होता है नाम है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। समझ गए होंगे आप लोग कि इसमें क्या बात करी है कि आखिरकार जो होता है हमारे जो एक क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मिले हुए हैं, इनका आखिरकार जो था हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता कैसे लगाया, कैसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ये जानकारी हुई कि ये पर्टिकुलर साइट जो थी, ये पर्टिकुलर जगह जो थी वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर हुआ करती थी। ये बात जो थी हमारी आर्कियोलॉजिस्ट को आखिरकार कैसे पता चली, तो वही चीज जो था हम देखने वाले हैं। दोस्तों क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स को पता लगाने के लिए हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत सारी चीजों की तलाश करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं वो रॉ मटेरियल की तलाश करते हैं, रॉ मटेरियल की तलाश करते हैं, और टूल्स की तलाश करते हैं, या फिर वेस्ट और रिजेक्ट मटेरियल की भी तलाश करते हैं। अब इन सारे ऑब्जेक्ट से जुड़ा है उनको पता कैसे चला कि ये जगह जो थी वो क्राफ्ट प्रोडक्शन की जो थी वो सेंटर हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी। इनके भी यहाँ पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगा लिया कि जो अभी साइट्स हमने देखे चंदहुदड़ो वगैरह वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर थे, वो उन्होंने कैसे पता लगा लिया। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कोई भी प्लेस होता है जहां पे हमको बहुत सारे क्या होता है रॉ मटेरियल इकट्ठे होता है मिल जाता है खुदाई में, तो इस बात का होता है पता वहां पे ये लगाया जा सकता है कि जरूर वो साइट जो थी वो किसी ना किसी तरीके के क्राफ्ट प्रोडक्शन का या फिर किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर हुआ करता होगा, जहां पे बहुत सारे तरीके के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ऐसे रॉ मटेरियल लाए गए होंगे। उसी तरीके से अगर हमको खुदाई में होता है बहुत सारी जगहों पे टूल्स जो होता है वो मिल जाते हैं, टूल्स जो होता है वो मिल जाते हैं, तो इस बात का होता है हम अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जगह होती है वहां पे कोई ना कोई तरीके का क्राफ्टिंग का काम या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग का काम जो था वो जरूर होता होगा। इसी की वजह से क्या था हमको वहां पे इतने सारे टूल्स मिले हुए हैं। उसी तरीके से हमारे जो वेस्ट और रिजेक्ट मटेरियल होते हैं ये भी होता है हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर के। अगर किसी जगह पे हमको होता है बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्या होता है वेस्ट मटेरियल जो होता है वो मिल जाते हैं, तो इस बात का होता हम अंदाजा जो होता है वो लगा सकते हैं इस वेस्ट मटेरियल से कि उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे हमको बहुत सारे क्या होता है वेस्ट मटेरियल मिले हुए हैं वहां पे किसी ना किसी तरीके का क्राफ्टिंग का काम या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम जो था वो जरूर होता होगा, जिसके वजह से क्या होता है इतने सारे वेस्ट मटेरियल, इतने सारे रिजेक्ट किए हुए मटेरियल, इतने सारे रिजेक्ट किए हुए मटेरियल हमको यहाँ पे मिले हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखने वाली हुई है कि कभी कभी क्या होता था अगर कोई चीज हमने बनाया और उससे बहुत ही बड़े पीस का होता है रॉ मटेरियल होता निकला है, तो इस बड़े से पीस के रॉ मटेरियल को क्या था वो वेस्ट मटेरियल को फेंकते नहीं थे वो लोग क्या करते थे इससे और छोटे छोटे जो था वो चीजें बना लिया करते थे। अब इन और छोटी छोटी चीजों से क्या था जो
वेस्ट मटेरियल हमारा निकलता था, उससे और दूसरी चीज जो था बना पाना असंभव था। इसीलिए क्या था, इससे जो वेस्ट मटेरियल निकलते थे उनको उन जगहों पे जहां पे क्राफ्टिंग का काम होता था वहीं पे फेंक दिया जाता था। तो दोस्तों ये टॉपिक भी होता है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। हाँ, इसमें जो होता है एक बात गौर करने वाली जो होती है वो ये है कि ये सारी जो चीजें हैं जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं या फिर टूल्स हैं या फिर वेस्ट मटेरियल हैं, ये सारी चीजें जो होती है हमको कुछ जो हमारे स्पेशलाइज सेंटर थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के, जो भी हमने देखा चंदूदड़ हो गया और लोथल हो गया, नागेश्वर, बालाकोट, यहाँ पे तो हमको खुदाई में होता है ये सारी चीजें मिली हुई हैं, जिनके व्याप पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि ये सारे साइट जो थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली हुई है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये कुछ स्पेशलाइज सेंटर के साथ साथ जो होता है हमारे जो बड़ी बड़ी सेटलमेंट है, जैसे कि हो गया हमारा हड़प्पा हो गया, ठीक है, मोहनजोदाड़ो हो गया, वहां पे भी हमको होता है खुदाई में होता है बहुत ही बड़ी मात्रा में मिली हुई है। ठीक है, जो भी हमने साइट्स देखे चंदूदड़ो, नागेश्वर, बालाकोट, लोथल, उन सब जगहों पे तो मिली हुई है, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो हमको जो हमारी बड़ी बड़ी सेटलमेंट है जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, यहाँ पे भी होता है खुदाई में बहुत बड़ी मात्रा में मिली हुई है। तो इसी के आधार पर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये क्राफ्टिंग का काम जो था वो कुछ स्पेशलाइज सेंटर के साथ साथ क्या था, जो बड़ी बड़ी सेटलमेंट होती थी जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे भी क्या था, हुआ करता था। तो दोस्तों आज के लिए जो था इतना ही काफी है। कमेंट बॉक्स में मुझे मेरे इंप्रूवमेंट के बारे में दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई कंप्लेन या फिर सजेशन देना है तो वो भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।